बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफॉर्मेशन। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं लेवल के। अगर काइनेमैटिक्स, डिफॉर्मेशन और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीन चैप्टर्स के क्वेश्चंस ना अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हो तो अच्छा ग्रेड आए। अच्छा, डिफॉर्मेशन जो सा होता है वो बेसिकली मींस चेंज इन शेप। लेकिन शेप को चेंज करना, जैसे आप जाय नमाज को बिछाते हैं कि शेप चेंज हो जाती है, फिर उसे आप तय करते हैं तो ये भी शेप चेंज है। अगर तमीज से तय करते हैं वो भी एक शेप में चेंज हो रहा है। अगर आप जरा किसी चादर को, कपड़े को बुरे तरीके से इकट्ठा कर लें तो शेप में चेंज ही हो रहा है ना। लेकिन एक्चुअली ए लेवल में और इवन ओ लेवल हम जो चेंज इन शेप पढ़ रहे हैं वो वन डायमेंशनल चेंज इन शेप है, यानी चेंज इन लेंथ। अच्छा, वो कौन से ऑब्जेक्ट है जिनकी लेंथ में चेंज आता है? दोज आर नोन एज इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन पर हम फोर्स लगाएं तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, और फोर्स रिमूव करें दे रीगेन द ओरिजिनल शेप, राइट। तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इलास्टिक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल स्प्रिंग हो गया, रबर बैंड हो गया। वैसे अमेजिंगली मेटल्स भी, और साइंटिफिकली मेटल्स आर मोर इलास्टिक देन रबर, राइट। वो इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉड्यूल है इसका, जो हम आगे पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू स्प्रिंग, तो कंसीडर करें कि ये जैसे हेयर इज अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के साथ अभी हमने कोई लोड अटैच नहीं किया हुआ, तो ये जो उसकी लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड द ओरिजिनल लेंथ और अनलोडेड लेंथ, राइट। तो जब हम यहाँ पर उसके साथ कोई फोर्स अटैच करते हैं, कोई मैस अटैच करते हैं, लोड, या अगर मैस अटैच नहीं करते, अपने हाथ से ही उसको खींच लेते हैं, तो हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी शेप में चेंज आएगा। तो दैट इज कॉल्ड लोडेड लेंथ, न्यू लेंथ। दिस इज कॉल्ड एज लोडेड लेंथ। तो बेटा, ये जो ओरिजिनल लेंथ होती है ना, जब हमने कोई लोड अटैच नहीं किया होता उसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल लेंथ एल नोट, राइट। और जब हम लोड अटैच करते हैं तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लोडेड लेंथ। लोडेड लेंथ को यू कैन रिप्रेजेंट एज सिंपल एल कह ले, L1 कह ले, चॉइस इज योर्स। तो बेटा, ये दोनों लेंथ में जो ये डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन। अब ना एक जहन में रखें बात के, जरूरी नहीं होता कि एक्सटेंड ही करें। हम ये भी तो हो सकता है कि फोर्स से स्प्रिंग को क्या कर लें, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहां पर हम फोर्स अपवर्ड लगा रहे हैं। अच्छा, एक बात जहन में रखना है, इस चैप्टर में हम ये जो फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कोई वेट मैस अटैच कर लेते हैं, तो उस मैस का जो वेट mg है वो फोर्स बन गया। इस चैप्टर में ना हम फोर्स के लिए लोड का वर्ड यूज करेंगे ज्यादा। लोड मींस फोर्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में फोर्स को लोड कहेंगे। तो फोर्स से हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दोनों मतबा जो लेंथ में चेंज है उससे रिप्रेजेंट ई से ही करते हैं। तो ई का मतलब सिर्फ एक्सटेंशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो बेटा, इस चैप्टर में आपने आई वुड बेटर से ई को एक्सटेंशन नहीं किए, खाली एक्सटेंशन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन भी। तो से ई इज द चेंज इन लेंथ, राइट। क्लियर बेटा जी? तो इस चैप्टर में हमने ई को क्या कहना है, चेंज इन लेंथ। अच्छा बेटा जी, अब नाउ कमिंग टू द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है हमें कि भाई किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उसमें एक्सटेंशन भी क्या आएगी, ज्यादा। तो दिस इज हुक्स लॉ,
अच्छा फोर्स ज्यादा एक्सटेंशन भी ज्यादा, ये कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बेटा हुक्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स एंड एक्सटेंशन, फोर्स के लिए क्या वर्ड यूज करना है? लोड। तो एक्सटेंशन एंड लोड इन अ डायरेक्ट in an elastic object, they are directly proportional, but we should be within limit of proportionality. बेटा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? जहां तक लोड और एक्सटेंशन इक्वली इंक्रीज होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर उससे आगे चले जाएं तो जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही देगा, वो कर्व हो जाएगा। इस तरह कर्व हो सकता है, इफ यू सी दिस ग्राफ, वो ग्राफ कर्व हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा, राइट? तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लेगा। सो इफ वी विल बी विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देन लोड एंड एक्सटेंशन दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? क्लियर है यहां तक? अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है तो वी नीड अ कांस्टेंट। तो यहाँ जो के है वो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ में ओ लेवल में वैसे इसे एज इट इज पढ़ा हुआ है। अच्छा ये ध्यान में रखो, ऑब्जेक्ट चाहे स्प्रिंग है या नहीं, ऑब्जेक्ट चाहे वो कोई रबर बैंड है, कोई मेटल है, के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? ऑब्जेक्ट चाहे रब स्प्रिंग है या नहीं, के का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट ही है। क्लियर? अच्छा फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू के, इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला, यही इंपॉर्टेंट भी है इसलिए। अच्छा यहाँ अब ना थोड़ी देर के लिए हम ना स्प्रिंग कांस्टेंट को डिस्कस करने, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अगर हम फॉर्मूला देखें एफ इज इक्वल टू के ई, तो के को सब्जेक्ट बनाए तो के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के इज इक्वल टू एफ ओवर ई। अच्छा ओवर को क्या पढ़ते हैं? पर यूनिट। एफ लोड है, और ई को फिर मैं बताऊंगा कि एक्सटेंशन की बजाय टेक्निकली क्या कहें? चेंज इन लेंथ। क्योंकि बेटा लेंथ एक्सटेंड भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और स्प्रिंग को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो बेटा जी दैट इज वाई टेक्निकली ई को कहना चाहिए चेंज इन लेंथ। तो के की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? लोड, ओवर को पढ़ते हैं पर यूनिट, ई कहते हैं चेंज इन लेंथ। तो के की डेफिनेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? लोड पर यूनिट चेंज इन लेंथ। बेटा आप आगे आ जाओ, ठीक है? और अब क्लास से पहले हम उस वक्त कोई और नहीं था, वरना ये इसके साथ एक कनेक्टर लगाना है एक्स्ट्रा, HDMI कनेक्टर। अगर इशू हो रहा है तो उसके लिए ना इसके आगे लगने वाला एक कनेक्टर है, लेट मी सी, अगर यहाँ पड़ा हुआ तो मैं लगा लेता हूँ। फोन करेंगे तो पूरे अकेडमी का लाइट ऑफ हो जाए, चेक कर लो। हाँ वो तो स्विच होगा मुझे पता है। अच्छा यार तो कनेक्टर का HDMI कनेक्टर आगे लग, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो ठीक है। कंफर्टेबल है? ओके जी बेटा। ओके आई होप यू आर ऑल कैन हियर मी क्लियर, राइट? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? चलिए, तो बेटा दी स्प्रिंग कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज लोड पर यूनिट चेंज इन लेंथ। अच्छा उसकी यूनिट क्या आएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ की यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर। अच्छा अगर हम सेंटीमीटर में लेंथ ले रहे हैं तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर सेंटीमीटर। इट मींस जैसा आपके पास, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ना, जो लेंथ ले रहे हैं, जो यूनिट लेने हैं, वो आप उसके साथ मेंशन कर दीजिएगा तो कभी गलत नहीं होगा। अगर लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो न्यूटन पर सेंटीमीटर लिख देना आप। क्लियर? मीटर में है तो न्यूटन पर मीटर, बस स्टैंडर्ड यूनिट इज दिस वन, न्यूटन पर मीटर। अच्छा अब ना लोड और एक्सटेंशन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ कैसा होता है बेटा?
एक स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ दो ग्राफ बनाए हैं, तो एक मिनट के लिए जरा मुझे बताएं कि ये जो k होता है बेटा, k की वैल्यू किसके इक्वल है? k का फॉर्मूला क्या है? f ओवर ओ, जो दो वैल्यूज को डिवाइड करके आंसर आ रहा है वो ग्राफ में कहां से आता है? ग्रेडियंट। जब भी दो क्वांटिटीज को डिवाइड करें और एक आंसर आएगा, वो ग्राफ में कहां से आएगा? तो इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? ऊपर वाले का ग्रेडियंट ज्यादा है ना, तो जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है? के की वैल्यू के लिए। इसका मतलब ये है बेटा, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें के की वैल्यू ज्यादा है। और के की वैल्यू का ज्यादा या कम होना क्या इफेक्ट करता है? तो बेटा के की वैल्यू टेल्स कि जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का के की वैल्यू ज्यादा होगी, इट मीन वो हार्डर ऑब्जेक्ट है। हार्डर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको एक्सटेंड करना डिफिकल्ट होता है। और जितना के की वैल्यू कम होगी, वो उतना सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का मतलब विच इज इजियर टू एक्सटेंड, राइट? याद रहेगा आप लोगों को? क्लियर? भाई ये ग्रेडियंट ज्यादा है ना, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, तो इसका मतलब ग्रेडियंट किसके इक्वल है? के की। तो स्टीप क्यों? देखो जी, आपके पास ना आ, आपके ना बॉल पॉइंट के अंदर स्प्रिंग है ना? तो आप वो कई दफा टूटा होगा, स्प्रिंग निकले तो आप उसे खींचे खींच जाएगा। तो कभी आप ना वर्कशॉप के आगे से गुजरे गाड़ियों की, तो वहां बड़े बड़े स्प्रिंग लगे हुए हैं। वो क्या होते हैं? उसको तुम अपने हाथ से पकड़ के खींचना जरा, तो वो क्योंकि मोटी मेटल वायर के बने हुए हैं, तो उनको खींचना। तो इसका मतलब ये होता है कि वायर की थिकनेस होना, कभी कभी ये भी होता है मटेरियल डिफरेंट होना, उससे भी क्या हो जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट को, कुछ होते हैं जिन्हें एक्सटेंड करना आसान हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट है जिनके लिए के की वैल्यू लो होती, लेस होती। और जिनके लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है, उनको एक्सटेंड करना। तो ये डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? अभी ये बात आगे आनी है। अच्छा, अब ना एक बात ध्यान में रखें, अगर तो लोड एक्सटेंशन ग्राफ है तो उसमें ग्रेडियंट के है, लेकिन एक्सटेंशन लोड ग्राफ हो जाए ना, तो वो जो ग्रेडियंट है वो अब के नहीं होगा। एक्सिस चेंज हो जाए ना, तो ग्रेडियंट क्या हो जाता है? इनवर्स, रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट? तो लोड एक्सटेंशन को डिवाइड करके तो के आता है। लोड एक्सटेंशन ग्राफ में जो ग्रेडियंट है वो के, लेकिन एक्सटेंशन लोड ग्राफ है, एक्सटेंशन लोड ग्राफ है, तो ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? वो 1/k हो। क्लियर बेटा जी? याद रहेगा आपको? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आवाज आ रही मेरी? जी सर। जी सर। जी सर। मेरे कॉल आई थी अब्बा जी के बीच में। ओके, डेरिवेशन तो कोई नहीं, अभी कोई डेरिवेशन अभी आनी है। लेट मी शो यू डेरिवेशन, यहाँ है, आगे डेरिवेशन आएंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई। अच्छा बेटा जी, सो एक चीज हम अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है हुक्सला का। हुक्सला का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, राइट? अच्छा, यहाँ अगर हम के को सब्जेक्ट बना लें, एफ ओवर ई, तो के में और ई में क्या प्रोपोर्शन है? नीचे वाले के साथ हमेशा क्या होता है? इनवर्स। और तीसरी चीज जो सी होती है वो वैलिड के लिए क्या रखनी है हमने? कांस्टेंट। यानी अगर फोर्स कांस्टेंट रहे, तो लोड और एक्सटेंशन के में और एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ में कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के समझो क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा फोकस रहना आप। ओ लेवल में भी किए, लेकिन ए लेवल में भी पास पेपर में है। बेटा जी, कंसीडर किया कि ये एक स्प्रिंग है और इस वक्त ये ओरिजिनल, इसके साथ कोई लोड नहीं है, हमने इसके साथ लोड अटैच किया। तो लोड अटैच करने के बाद इसकी लेंथ में चेंज आ गया, दैट चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड
ई, और हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, राइट। लेकिन अगर हम दो स्प्रिंग लें सेम यही वाले, एक स्प्रिंग के साथ एक और स्प्रिंग अटैच कर दी और लोड वही अटैच किया दोनों के साथ, तो अब उसमें एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी एक्चुअल में? कि ये भी, इसके अंदर भी ई एक्सटेंशन आएगी और ये भी ई एक्सटेंशन में स्ट्रेच करेगा, तो टोटल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ई। इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि स्प्रिंग का अपना वेट इन्वॉल्व नहीं होगा, वरना ऊपर वाले को तो सिर्फ लोड नहीं उठाना पड़ रहा, स्प्रिंग का वेट भी उठाना पड़ रहा नीचे वाले। तो कंसीडर करें स्प्रिंग्स आर ऑफ निग्लिजिबल वेट, तो बेटा ये वाले स्प्रिंग को पूरा उतना ही लोड उठाना पड़ रहा है जितना इस साइड पे था, तो उसमें कितनी एक्सटेंशन आ गई? ई। और नीचे वाले को भी लोड उठाना पड़ेगा, एक्सटेंशन ई आ जाएगी। अच्छा, ये कितनी एक्सटेंशन होगी? ई प्लस ई, 2 टाइम्स ई। तो बेटा हाँ भाई ठीक है, एक्सटेंशन 2 टाइम्स ई होगी, तो एक्सटेंशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ई में और के में कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स। तो बेटा जब ई से 2 मल्टीप्लाई होगा तो के से 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ई में और के में कौन सा प्रोपोर्शन है? अच्छा, अगर इसी तरह 3 स्प्रिंग लगा दे तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? और के 3 से अगर 4 स्प्रिंग होती तो एक्सटेंशन 4 टाइम्स ई। ई को चेंज इन लेंथ कहें, एक्सटेंशन अभी मैं बोल रहा हूँ तेजी में, लेकिन चेंज इन लेंथ इज प्रॉपर वर्ड ई के लिए। तो अगर 4 स्प्रिंग होते तो 4 टाइम्स ई हो जाता, के ओवर 4। तो ये बेटा हम स्प्रिंग को कैसे कनेक्ट करें? जहां एक स्प्रिंग एंड होता है दूसरा स्टार्ट होता है, जहां पहला एंड दूसरा स्टार्ट, जहां से दूसरा एंड होता है थर्ड स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग इन सीरीज। दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग इन। अच्छा, जितने ज्यादा स्प्रिंग हम ना सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, हम उतने बड़े नंबर से के को डिवाइड करते जा रहे हैं। तो बेटा डिवाइड करने से वैल्यू ज्यादा होती है कि कम होती है? तो इसका मतलब के की वैल्यू कम हो रही है सीरीज में, और कम होने का मतलब के क्या होता है? ज्यादा हो तो हार्डर मटेरियल होता है, कम होता है तो, इसका मतलब जितना ज्यादा हम स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे वो उतना सॉफ्टर होता जाएगा। क्लियर? सर ये फॉर्मूला वो F इक्वल टू के ही है, फिर आप उधर इसको F उधर ई लगाएं। बेटा हमने ना के ओवर ई नहीं कर रहे, हमने ना ऊपर के को सब्जेक्ट बनाया था यहाँ, तो यहाँ के में और ई में क्या है रिलेशन? अगर फोर्स रिमेन्स सेम, हमने देखो सेम मैथ हर मर्तबा अटैच किया, तो अब ई में और के में रिलेशन देख रहे हैं कि जो जो ई मल्टीप्लाई हो रही किसी नंबर से, के उसी नंबर से क्या होता जाएगा? डिवाइड। अच्छा, इसकी डेरिवेशन भी कर लो। अच्छा, यहाँ ना हमने कंसीडर किया था जितने स्प्रिंग है सेम है, यानी उनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है। लेकिन बेटा अगर वो स्प्रिंग डिफरेंट टाइप के होते, उनमें कोई हार्डर होता कोई सॉफ्टर होता, तो उनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता? डिफरेंट। तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, ये नोट कर लेना कि लेट्स से हमारे पास ये 3 स्प्रिंग्स हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 K3। अब होगा क्या? जब हम लोड अटैच करेंगे तो तीनों स्प्रिंग एक्सटेंड होंगी, हर एक की अपनी अपनी एक्सटेंशन आएगी। तो पहले स्प्रिंग की एक्सटेंशन E1 है, दूसरे की E2 है, तीसरे की E3, और इन सब की एक्सटेंशन को ऐड करेंगे तो टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी। ई के नीचे छोटा सा ई लिखा है, स्मॉल ई, हमने वो रेजिस्टेंस में भी किया था ना, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करें हम, तो वो ऐड होकर टोटल रेजिस्टेंस आर ई बन जाते हैं। तो एक्सटेंशन के नीचे छोटा सा ई फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल होता है, राइट। तो टोटल एक्सटेंशन किसके इक्वल हो जाएगी? सबकी एक्सटेंशंस को हम ऐड कर देंगे। जी हाजरा, रेहान, इज इट क्लियर सो फार? जी सर। ओके। अच्छा बेटा जी, सो ना ये E1 प्लस E2 प्लस E3, ये एक्सटेंशन। अच्छा, एक्सटेंशन का फॉर्मूला यहां से निकालें हुक्स लॉ से, F इज इक्वल टू के ई से है। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F ओवर के। पहले स्प्रिंग के लिए K1 है, दूसरे के लिए K2,
तीसरी एक्सटेंशन भी एफ ओवर के लगाएंगे, बस उस के 3 कर दिया। तो बेटा ये जो टोटल एक्सटेंशन हो जाएगी ना, वो इक्वल होगी एफ ओवर टोटल कांस्टेंट के ई इक्विवेलेंट कांस्टेंट, का मतलब जो टोटल कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो बेटा हमने हर एक्सटेंशन की जगह एफ ओवर के लिखा। पहले वाले के लिए एफ ओवर के 1, एफ या लोड तो सबके लिए सेम है ना, एक ही लोड अटैच किया है। दूसरे के लिए एफ ओवर के 2, तीसरी स्प्रिंग के लिए के एफ ओवर के 3, और टोटल एक्सटेंशन के लिए एफ ओवर के ई। के ई का मतलब क्या होता है? कंबाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा बेटा इधर देखें, इन तीनों में से एफ कॉमन आ रहा है, वो उस एफ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला क्या है कि जब भी स्प्रिंग्स को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, तीन स्प्रिंग्स जिनके अपने अपने स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 K2 K3, जब हम उन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो कंबाइंड कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? हर एक की कांस्टेंट को 1/, करके ऐड कर देना। 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 इज इक्वल टू, अगर 1/, करके ऐड किया तो टोटल जो हमारे पास स्प्रिंग आएगा वो भी 1/, में, राइट? अच्छा ऐसा कभी पहले आपने लाइफ में पहले कभी किया है ये ऐसा कोई फॉर्मूला? ये हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, लेकिन फर्क था, इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज हो तो ऐड करते थे और पैरेलल हो तो 1/, करके ऐड करते थे। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/RE। इसमें उल्टा है, इसमें सीरीज में 1/, करके ऐड करते हैं। अच्छा एक और बात, ये जो 1/, होता है ना, 1/, करके वैसे वैल्यूज को ऐड करें तो आंसर इंक्रीज होता है, लेकिन 1/, करके करें ना तो आंसर की वैल्यू पहले से क्या होती है? डिक्रीज। दिस टेल्स सीरीज में के की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती। कैन यू रिमेंबर? अच्छा कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर हम एक स्प्रिंग इधर लगाएं एक स्प्रिंग इधर अटैच करें, तो ये साइड बाय साइड अटैच करने को क्या कहते हैं? पैरेलल। और हम वही लोड अटैच करें यहां पर, तो अब वो लोड ना दोनों स्प्रिंग में डिवाइड हो जाएगा। दो स्प्रिंग एक लोड उठा रहे हैं तो हाफ लोड ये होगा, हाफ लोड। तो अब एक्सटेंशन कितनी आएगी? हर स्प्रिंग को हाफ मिल रही है लोड, तो एक्सटेंशन भी, क्योंकि लोड एक्सटेंशन एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लोड एंड एक्सटेंशन हुक्स लॉ क्या है? लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ एक्सटेंशन। तो जब लोड हाफ मिलेगा हर साइड को, तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगी? हाफ। अच्छा हाफ एक्सटेंशन इसमें हाफ एक्सटेंशन इसमें, तो टोटल एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? इनमें ऐड नहीं करना, पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ। देखो एक गाड़ी में ना 10 बच्चे स्कूल ट्रिप पे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाहौर से इस्लामाबाद। अच्छा राउंड नंबर ले लेते हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद 400 किलोमीटर राउंड कर लिया। अच्छा जब लाहौर से इस्लामाबाद के सिटी के अंदर का डिस्टेंस भी ऐड कर लेना, वो बाहर बाहर से डिस्टेंस है 300 समथिंग, तो 400 है हर बच्चे का। तो लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो हर बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 400। तो आपसे पूछे थे टोटल डिस्टेंस कितने, तो आप क्या बताओगे? क्या आप सबके 400 को ऐड कर दोगे? 4000 नहीं। जब एक साथ गए हैं ना, एक साथ का मतलब पैरेलल साथ साथ, तो जो एक ने डिस्टेंस कवर किया वही सबका भी वही है, टोटल डिस्टेंस भी। तो जो बेटा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो उसमें एक्सटेंशन ऐड, अगर आप देखो ना ये सीरीज में, ये वाला जो एक स्प्रिंग नीचे आया ई, ये वाला फर्दर और नीचे गया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? ई प्लस ई, 2 टाइम्स ई। तो सीरीज में तो एक्सटेंशन क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। लेकिन पैरेलल में दोनों इक्वली हाफ E/2 नीचे आए, क्योंकि एक साथ है, पैरेलल है। इसका मतलब दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, तो एक की एक्सटेंशन आपने बतानी है, वही टोटल एक्सटेंशन होगी। तो पैरेलल में एक्सटेंशन को ऐड, तो कितनी एक्सटेंशन होगी? दो स्प्रिंग से पैरेलल में, तो एक्सटेंशन हाफ होगी। एक्सटेंशन और के में कौन सा प्रोपोर्शन होता है? एफ इज इक्वल टू के ई से के एन, के बन जाएगा एफ ओवर ई। तो के और ई में कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स।
मतलब अगर ई से 2 डिवाइड करें तो के में 2 से मल्टीप्लाई, देखेंगे ऊपर ऊपर ई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो के साथ 2 क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन है ना। यहां ई के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, तो के साथ 2 क्या होगा, कैन यू रिमेंबर। अच्छा, दो स्प्रिंग थे पैरेलल में, तो एक्सटेंशन ई ओवर 2 है। अगर 3 स्प्रिंग होंगे तो, अगर 4 स्प्रिंग पैरेलल में हो तो 4। अच्छा, अगर ई ओवर 3 एक्सटेंशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही तो के 3 से, और अगर एक्सटेंशन 3 से डिवाइड होगी तो के 3 से क्या हो रहा है। इसी तरह ई ओवर 4 एक्सटेंशन 4 से डिवाइड हो रही है तो के 4 से मल्टीप्लाई, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा जी, कैन यू रिमेंबर, याद रहेगा आप लोगों को। तो बेटा जी क्या सर। अभी हमने पढ़ा कि एक्सटेंशन और के में क्या प्रोपोर्शन है, इनवर्स। तो सीरीज में जो जो हम वी वर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, वही नंबर ई से मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन के से डिवाइड, और पैरेलल में वही नंबर ई से डिवाइड हो रहा है लेकिन के से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैन यू रिमेंबर, क्लियर। अच्छा, ये तो था जब वो स्प्रिंग्स सेम टाइप के हों। लेट्स से अगर वो स्प्रिंग तीनों डिफरेंट है, ये एक डेरिवेशन है, इधर देखिएगा कि ये तीनों स्प्रिंग्स डिफरेंट हैं, K1 K2 K3 पैरेलल में है, लेकिन पैरेलल का मतलब क्या है, एक्सटेंशन जो भी होगी अब वो सबकी सेम होगी। अच्छा, अब ना पैरेलल में लोड डिवाइड हो जाता है, तो यानी पहले स्प्रिंग ने जो लोड उसने लिफ्ट किया उसे हम कहेंगे F1, दूसरे स्प्रिंग को जो लोड मिलेगा वो F2, तीसरे स्प्रिंग को जो लोड मिलेगा उसे हम कह लेते हैं F3, राइट। क्योंकि जैसे यहां पर दोनों में हाफ हाफ लोड डिवाइड हुआ था ना बेटा, तो पैरेलल में लोड क्या हो जाता है, डिवाइड। तो वहां तो हमने स्प्रिंग कंसीडर किए थे सेम है। जब हम कंसीडर करें कि स्प्रिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं, हर एक का अपना अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, K1 K2 K3, तो अब लोड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब हर एक को अपना लोड मिलेगा लेकिन ऐड करके वो इक्वल टोटल लोड के ही आएंगे, राइट। तो बेटा जो तीनों स्प्रिंग को लोड मिलेगा F1 प्लस F2 प्लस F3, दे विल एड अप टू गिव यू द टोटल लोड F। अच्छा, इस चैप्टर में हमने F का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू के ई। तो बेटा F1 की जगह लगा देंगे के ई, लेकिन क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है तो उसके साथ 1 लगा दी। सिमिलरली F2 के साथ के ई K2, F3 के लिए भी के ई और उसके लिए K3, और टोटल लोड के लिए भी के ई लगाएंगे लेकिन के क्या लेंगे, टोटल कंबाइंड लेंगे। के ई का मतलब इक्विवेलेंट टोटल कांस्टेंट। कैन यू रिमेंबर बेटा, पैरेलल में लोड क्या हो जाता है, पैरेलल का मतलब साथ साथ, जैसे ना सोचो शादी ब्याह पर एक देग को दो बच्चों ने उठाना है, कोई बड़ा पतीला है समझे, तो दो बंदों ने उठाना है तो लोड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। कुछ लोड उसे कुछ लोड उसे, इस तरह दोनों को पूरा लोड उठाना नहीं पड़ेगा तो आसान हो जाएगा ना। और डिवाइड का मतलब है जितना हर एक को लोड या फोर्स लगानी पड़ेगी उसे ऐड कर दो, वो टोटल लोड के इक्वल आ जाए। तो बेटा तीन स्प्रिंग पैरेलल में है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है तो उनका लोड भी डिफरेंटली डिवाइड है, किसी को ज्यादा, समटाइम ऐसा होता है ना कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ह्यूमन बींग्स में एग्जांपल ले लें, तो वो लोड शेयर तो कर रहा है लेकिन वो ज्यादा हिस्सा उठा ले, बड़ा भाई छोटे भाई का लिहाज कर लेता है, थोड़ा ज्यादा लोड उठा लेता है, राइट। तो ऐसे ना तीनों स्प्रिंग डिफरेंट है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, K1 K2 K3, तो वो लोड भी डिफरेंटली शेयर करेंगे। तो उनके लोड को हमने कह दिया F1 F2 F3। अच्छा, हर F की जगह लगा दिया के ई, F इज इक्वल टू के ई, बस F1 के लिए के साथ 1, F2 के लिए भी के ई लगाया के साथ 2, F3 के लिए भी के ई लगाया के साथ 3, और जब टोटल लोड है उसके लिए भी के ई लगाएंगे, लेकिन वो के कौन सा होगा, टोटल है ना, कंबाइंड के, उसे क्या कहते हैं, के साथ छोटा सा ई लिखा हुआ है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको बेटा, के साथ छोटा
यहाँ पर ई फॉर इक्विवेलेंट, ये यहाँ मेंशन भी किया हुआ। क्लियर बेटा जी, कैन यू रिमेंबर? अच्छा, तो अब यहां से नोट करें, इन सब में से ई कॉमन आ रहा है, वो ई कॉमन आकर इस ई से क्या हो जाएगा, तो इस तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये कब फॉर्मूला बनेगा कंबाइंड के का, व्हेन स्प्रिंग्स आ रहे हैं पैरेलल। गौर से देखें, ऐसा ही फॉर्मूला वो इलेक्ट्रिसिटी में था। इलेक्ट्रिसिटी में जब सीरीज में होते थे तो हम ऐसे ऐड करते थे, पैरेलल में 1/, तो आपने याद रखना स्प्रिंग में और स्प्रिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में इट इज ऑपोजिट। इस इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में सिंपली ऐड करते थे, पैरेलल में 1/, करके ऐड करते थे। लेकिन स्प्रिंग में आपने डिफॉर्मेशन में सीरीज में 1/, करके ऐड करना है और पैरेलल में सिंपल ऐड करना है। हाँ, वैसे इन्होंने A2 में पढ़ दिया, तो एएस के बच्चों ने तो नहीं पढ़ा हुआ, राइट बेटा जी। दैट वाज द टॉपिक फॉर टुडे, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर इसके अंदर बस